हाय गाइस, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हालांकि मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि दिस वीडियो इज़ अबाउट अ कमेंट्री विद रिगार्ड्स टू अ रीसेंट कमेंट विच हैज़ बीन मेड बाय जस्टिस बीवी नागरत्ना। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को जब मैंने देखा, जब इनका अध्ययन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ एरर्स हैं, कुछ फ्लॉज हैं मेरे हिसाब से, जिन पे मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना जो ओपिनियन है वो आप सभी के सामने रखूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट, और अगर आप इससे अग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। अभी रिसेंटली जस्टिस बीवी नागरत्ना चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में एक किसी प्रोग्राम में गए हुए थे। वहाँ पे फैज़ान मुस्तफ़ा सर ने एक बात कही विद रिस्पेक्ट टू द 3 ईयर रूल, एलिजिबिलिटी रूल, कि भाई 3 साल का जो एलिजिबिलिटी रूल है उससे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, विमेन कैंडिडेट हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट वो हुए हैं। उनका परफॉर्मेंस हालांकि एग्जाम्पलरी रहा है, लेकिन अब वो हो सकता है एग्जामिनेशन भी ना लिख पाएँ। तो यहाँ पे जस्टिस बीवी नागरत्ना मैम का ये कहना था कि 3 इयर्स इज नॉट सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। उनका पर्सनल ओपिनियन है, 3 इयर्स इज नॉट सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दिस। तो 3 साल की बात हम मान लेते हैं। नाउ इवन बिफोर वी क्वेश्चन जस्टिस नागरत्ना ऑन दिस पॉइंट, लेट अस अंडरस्टैंड कि मैम ने पहले उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मैं उनकी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, मैं उनके क्या बोलते हैं लीनिएज के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि दैट इज समथिंग विच इज़ अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन एंड इट इज़ नोन टू एवरीवन। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम मैम साइड, नागरत्ना मैम की तरफ से ये आ रहा है कि 3 साल तो फिर भी बहुत कम है और ज़्यादा ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर राइटिंग द जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन। तो मैम का बर्थ 1962 का है एंड मैम ने अपनी प्रैक्टिस जो है वो 1987 में, मतलब लगभग 25 साल की उम्र में शुरू की थी। 1987 में बैंगलोर में शी ज्वाइन KESVY एंड कंपनी एडवोकेट्स, ठीक है, एक कॉरपोरेट फर्म थी, लॉयर्स फर्म थी, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। 7 साल उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस की और उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस उन्होंने बैंगलोर में शुरू करी फ्रॉम 1994। ठीक है, मतलब कॉरपोरेट फर्म के साथ 7 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की 1994 में, टिल हर एलिवेशन एज अ जज ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट इन 2008। मतलब कि उनकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस 1994 से लेकर के 2008 तक चली और उसके बाद 2008 में उनको एलिवेट कर दिया गया एज अ जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। एंड अगर उनका टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देख लें तो लगभग उन्होंने अपनी बात बिल्कुल ठीक कही, लगभग उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया है बार एंड बेंच का। नाउ इन 2021 शी वॉज एलिवेटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज। अब जब 2008 में उनको जज बनाया गया था कर्नाटका हाई कोर्ट का, हर एज वॉज 46, इस बात का ध्यान रखना। और 2021 में वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गई। 2027 में, यानी कि 16 साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 16 साल रहने के बाद 2027 में लगभग वो बनेंगी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हालांकि ये ड्यूरेशन बहुत कम है, छोटा सा टेन्योर है 36-37 दिन का, लेकिन वो पहली होंगी महिला जज जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पे बैठेंगी। ठीक, डेफिनेटली इंस्पिरेशनल, डेफिनेटली एग्जाम्पलरी। लेकिन अब बात आती है 3 इयर्स इज नॉट सफिशिएंट की। तो मेरा ये मानना है कि 3 इयर्स इज नॉट सफिशिएंट। इनफैक्ट ये 4 साल 5 साल की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती तो ठीक था, लेकिन इट इज ओनली गिविंग यू अ बेसिक एलिजिबिलिटी टू राइट एन एग्जामिनेशन विच कैन हार्डली पुश यू टू द हाई कोर्ट। आप 3 साल की एलिजिबिलिटी को 6 साल 7 साल करवा दें, 10 साल करवा दें, लेकिन इससे कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में जज नहीं बन रहा है, इससे कोई व्यक्ति डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन जा रहा है। इसके बाद वो व्यक्ति मात्र एलिजिबल होता है कोई भी जूनियर डिवीजन का एग्जामिनेशन लिखने के लिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको शायद सभी लोगों ने ओवरलुक कर दिया, या जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं, या शायद मैम ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात जो मैम की तरफ से बोली गई थी वो ये थी कि आई डोंट अग्री विद यू सर, प्लीज डोंट थिंक लूजिंग 3 इयर्स इज लूजिंग योर ओन लाइफ। ठीक है, मतलब 3 साल खोने का मतलब पूरा का पूरा जीवन खो देना नहीं होता है। ठीक, और इफ यू हैव नॉट बीन इन द बार हाउ विल यू फेस द एडवोकेट इन द कोर्ट। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि लूजिंग 3 इयर्स माइट नॉट बी इक्विवेलेंट टू लूजिंग योर लाइफ। हाउएवर यू कैन, अगर आप चाहें तो कॉर्पोरेट में जा सकते हैं,
But how often do corporate firms entertain students who are from non-NLU background? चलिए, 3 साल लूज करने से, 3 साल प्रैक्टिस करने से आपका जीवन नहीं खत्म हो जाता, लेकिन 3 years ऑफ लूजिंग योर प्राइम टू एन इनडेफिनेट फ्यूचर, क्या ये सही है? 3 years ऑफ पुटिंग एवरीथिंग एट स्टेक फॉर जस्ट अ मियर एलिजिबिलिटी, क्या ये सही है? 3 years ऑफ लूजिंग सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, क्या ये सही है? 3 years ऑफ कन्विंसिंग योर पेरेंट्स दैट आई विल बिकम अ जज, क्या ये सही है? 3 years ऑफ डेस्परेट अटेम्प्ट टू बी अ लॉयर टू फिट इन द बार, क्या ये सही है? 3 years ऑफ डीलिंग विथ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, क्या ये सही है? ये तब हो रहा है जब आप ऑलरेडी 6 साल का, या तो क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी करके आए, या 5 साल की एलएलबी करके आए, यानी कि 8 साल। ठीक, नॉट एवरीबडी इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। ऑल्सो इट इज 3 years ऑफ फैमिली प्रेशर टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर देम। तो 3 साल लूज करने का मतलब जीवन खत्म होना नहीं होता है, लेकिन 3 साल लूज करने का मतलब ये सब कुछ हो सकता है, और इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एक और बात जो बोली गई थी मैम की तरफ से, ये बड़ी ही अच्छी बात कही, मुझे अच्छी लगी, कि फॉरगेट अबाउट 3 years, if you complete 6 or 7 years, it is in your interest. Writing an exam, passing it by textbook knowledge will not take you anywhere. It is only practical experience in the bar, standing in front of the judge, addressing the court, talking to the client, speaking to the clerk, etc. in the court hall, getting your papers scrutinized, filing of a case, getting it moved, getting an interim order, arguing the final order will make you have some knowledge, some kind of knowledge to write a junior division examination. Then what are the judicial academies for? एक और बात, 6 to 7 years ऑफ प्रैक्टिस जो है ये आपको एलिजिबल बना देती है, लेकिन ये आपको पोस्ट नहीं देती, एक चीज। दूसरी चीज, आप एलिजिबल हो जाते हो 7 साल की प्रैक्टिस के बाद हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिखने के लिए। जब मेरिट लिस्ट आती है हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो भले 20 पोस्ट हो, 30 पोस्ट हो, सिलेक्शन 1 या 2 व्यक्तियों का होता है, और बाकी सबको नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट घोषित कर दिया जाता है। तो अगर एलिजिबल हो भी गए और कल को चल के ऐसे लोगों को नॉट सुटेबल बोल दिया जाए, तो फिर सिलेक्शन हो किसका रहा है, वैकेंसी फिल हो कैसे रही है? 3 साल में कोई व्यक्ति जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी के साथ बैठ जाए, लेकिन सूटेबिलिटी में बाहर हो जाए, तो क्या कर लिया जाएगा? अच्छा, एक और बात यहाँ पे बड़ी बेहतरीन कही गई है, इस पे भी मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे जो ये पूरी डिबेट है वो एलिजिबिलिटी के अराउंड हो रही है, पर मेरा ये कहना है कि एलिजिबिलिटी को ना एहसान नहीं बनाना चाहिए। एहसान जैसा लग रहा है अभी, कि एहसान समझ लीजिए कि हमने आपको अलाउ कर दिया कि आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, ये तो गलत है। एलिजिबिलिटी को अगर आप एहसान बना देंगे ना, तो ये अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि ये तो बेसिकली एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। भाई, जब कोई व्यक्ति जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करता है, तो वो एलिजिबिलिटी से तो आखिरी में डील करता है। वो सबसे पहले डील करता है इम्प्रॉपर वैकेंसी, इम्प्रॉपर एग्जामिनेशन से, उसके बाद डील करता है टाइम टेकिंग प्रोसीजर से। साल भर, 1.5 साल लग जाते हैं। झारखंड का तो अभी तक मेंस का अता पता नहीं है, 2 साल से प्रीलिम्स होकर के अटका हुआ है। इसके अलावा कंडक्टिंग बॉडी कहीं पे हाईकोर्ट है, कहीं पे पीएससी है, यही चीज अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। चलिए, इसे भी झेल ले गए तो रिजर्वेशन, एससी कोटा, एसटी कोटा, विमेंस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा, ओबीसी कोटा, और भगवान जाने कितने सारे कोटे लगते हैं। चलिए ठीक है, इसको भी कोई व्यक्ति अगर संभाल ले तो फिर इर्रेगुलर सिलेबस है। हर राज्य का सिलेबस एक जैसा तो है नहीं, किसी राज्य में 10 सब्जेक्ट है, किसी राज्य में 40 सब्जेक्ट है, किसी राज्य में जजमेंट राइटिंग पूछते हैं, किसी राज्य में 5 पेपर होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। इसका तो कोई बात नहीं हुई। खैर, अगर ये सब देख लें, ये सब कुछ हैंडल कर लें, तो इर्रेगुलर मार्किंग स्कीम है। कहीं पे नेगेटिव मार्किंग किसी जुडिशरी में आती है, किसी लोअर जुडिशरी में नेगेटिव मार्किंग नहीं आती है। तो ये कैसी सूटेबिलिटी है, कैसी एलिजिबिलिटी है, जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से टेस्ट की जानी है। चलिए, इतने के बाद भी अगर बच्चा 3 साल की एलिजिबिलिटी जैसे तैसे हैंडल कर ले, तो हर एक एग्जामिनेशन में हर एक हाईकोर्ट या हर एक पीएससी के पास अपना रूल बनाने की पावर है कि कोई मानेगा कि एग्जाम की डेट तक 3 साल होने चाहिए, कोई बोलेगा कि जिस दिन फॉर्म फिल हो रहा है उसकी लास्ट डेट तक 3 साल होना चाहिए, कोई बोलेगा कि जिस साल मेरी वैकेंसी आ रही है उसके 1 जनवरी तक 3 साल होना चाहिए। तो ये कहां से फेयरनेस हुई? चलिए ठीक है,
इसके बाद एक और बात आप लोगों को बताता हूं। एक शो है बाय द नेम ऑफ मामला लीगल। अब मान लीजिए कि पटपड़गंज दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अनन्या श्रॉफ अपनी काली मर्सिडीज से जब एंट्री लेती हैं तो सबको लगता है कि कोई बहुत मालदार क्लाइंट आया है, लेकिन वो लोगों को डिसअपॉइंट करते हुए जब अपनी गाड़ी से उतरती हैं तो ये बताती हैं कि मैं तो एक एडवोकेट हूं, मैं तो यहां पे प्रैक्टिस करने आई हूं। तब लोग उन्हें ऐसी कंफ्यूज नजरों से देखते हैं कि भैया जब तुम मर्सिडीज में हो तो पटपड़गंज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कर रही हो? तुम्हें तो जाना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट, तुम्हें तो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, क्यों आई हो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? तो उनका कंपैरिजन यदि आप करें, मामला लीगल है कि दूसरे कैरेक्टर सुजाता नेगी जी से, जो कई सालों से एक टीन शेड में छोटे से डब्बे में बैठ करके क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रही हैं, जिनको डेली 200-500 रुपए के कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं तो मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। तो दोनों में जो डिस्पैरिटी आ रही है उसमें किसके लिए 3 साल की एलिजिबिलिटी तक सरवाइव करना पॉसिबल है, इसका जवाब आप लोग खुद भली भांति जानते हैं। चलिए, इतने के बाद आप लोगों को एक बहुत अच्छी बेहतरीन चीज बताता हूं। कलेक्टर रेट दिहाड़ी मजदूरी का डेली वेजेस का है 645 रुपए फॉर हाईली स्किल्ड लेबर, जो गूगल ने मुझे बताया। अब अगर ये 645 को 30 दिन की दिहाड़ी से मल्टीप्लाई करें तो नंबर आता है 19,350 रुपए प्रति महीना। अब आप मुझे केवल इतना बता दें कि 5 साल या 3 साल की एलएलबी करने के बाद, एक प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करने के बाद, कितने ऐसे एडवोकेट हैं जिनको महीने का 19,350 रुपया भी मिल रहा है? छोड़िए इस बात को, इतना बता दीजिए कि कितने एडवोकेट्स डेली का बिना अपनी जेब से कोई भी 1 रुपया लगाए डेली 645 रुपए कमा रहे हैं इस देश में। यहां बात सिर्फ हाई कोर्ट की नहीं है, यहां बात सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नहीं है। जरा एक बार अप्रूव्ड लिस्ट जो है लॉ कॉलेजेस की और लॉ कोर्सेज की इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको गूगल करके देखिए। 99 पेज का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें लगभग 2-2.5 हजार कोर्सेज चल रहे हैं हमारे पूरे देश में केवल लॉ के लिए, जिसकी अप्रूवमेंट दी गई है, जिसका अप्रूवल दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। वही बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो 2021 में एक खत लिखता है सुप्रीम कोर्ट को, लेटर लिखता है कि भैया 3 साल कम से कम प्रैक्टिस बार में कंपलसरी करिए, क्योंकि सिविल जजेस का सिलेक्शन अगर उसी तरीके से हो तो वो सही है। तो जो 2022 के बाद शेट्टी कमीशन के लागू होने के बाद 2026 यानी 24 साल में जजेस सिलेक्ट हुए, उनमें जितने भी जजेस हैं, क्या मेजॉरिटी ऑफ जजेस में किसी प्रकार का इनकॉम्पिटेंस है? मैं इसे मानने से इनकार कर देता हूं। अच्छा, चलिए, इसके बाद आपको एक बात और बताते हैं। एक पॉइंट और कहा गया है जो कि शायद आप लोग को सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन मैं आपको ये सुनाना जरूर चाहूंगा। You will start crying on the bench, ठीक है? If you have not been in bar, how will you face the advocates in the court? You will start crying on the bench unless you get into the water, you cannot swim. अब ये तो मुझे नहीं पता कि एडवोकेट से बात करते हुए कितने जजेस या कितने जूनियर डिवीजन लेवल के जजेस अपनी बेंच पे बैठे बैठे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हुए रो दिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब जजेस की ट्रेनिंग होती है, जब जजेस को ट्रेन किया जाता है किसी भी एक पोस्ट के लिए टू बी अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर समवेयर, उनको ये ट्रेनिंग में बाकायदा सिखाया जाता है कि आपका किस प्रकार का डेकोरम होना चाहिए, किस प्रकार से आपको बिहेव करना चाहिए। अगर उस बिहेवियर में आपको प्रॉब्लम दिखती है तो डिपार्टमेंटल लेवल पे, इंटीग्रल लेवल पे वो एक्शंस लिए जा सकते हैं जो नेसेसरी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति जो कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है और जुडिशरी एग्जामिनेशंस को क्रैक करके आपके पास आ रहा है वो इनकॉम्पिटेंट हो गया। मान लीजिए कि कोई एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है भी, उसने 3 साल 4 साल 5 साल सिर्फ जुडिशरी की प्रिपरेशन को दिया और सेल्फ स्टडी करी, किसी कोचिंग से भी कोई कोचिंग नहीं ली, यूट्यूब से खुद पढ़ाई करी। क्योंकि अगर मैं कोचिंग्स का ज्यादा नाम लूंगा तो विनोद चंद्रन साहब ने भी अपनी बात कही है, दिस एंटायर एलिजिबिलिटी थिंग इज कमिंग फ्रॉम द कोचिंग सेंटर्स। However, nobody is talking about the stature of LLB which is being taught in law colleges in the country, because of which there is a need for coaching centers to prepare for judicial services examination. Nevertheless, इस पे मैं कभी और विस्तृत तौर पे चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक बात और बताता हूं। ये एक बात कही गई जो शायद मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप इस बात से कितना अग्री डिसएग्री करते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। Unless you get into the water, you cannot swim.
दिस इज वॉट हैज बीन सेड बाय जस्टिस नागरत्ना मैम। अब जो ये शब्द है, अनलेस यू एंटर द वाटर यू कैनॉट स्विम और यू कैनॉट learn how to swim, let me just give an extension to it. Some people learn swimming with life jackets, with lifeguards, with tens of lifeboats around them in a 20 by 20 chlorinated swimming pool, while others are expected to learn directly in oceans with all the sharks and no lifeboats to save their careers. हर वो व्यक्ति जो पानी में उतर रहा है स्विमिंग सीखने के लिए, उसको स्विमिंग पूल मिल रहा हो स्विमिंग सीखने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। कईयों को स्विमिंग पूल के अलावा कई सारे समुद्रों से डील करना पड़ता है, शार्क्स से डील करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बड़े करंट्स से डील करना पड़ता है, लहरों से डील करना पड़ता है, जो कि शायद हर किसी के समझ से परे है। बिल्कुल बार में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बुराई नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वैकेंसी कितनी रेगुलर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, क्या महिला जजेस, चलिए छोड़िए महिला जजेस तो फिर भी पीठासीन है, क्या महिला एडवोकेट्स के लिए साफ सुथरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टॉयलेट्स हैं? नहीं है। हमारे भोपाल की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट कोर्ट्स इन इंडिया, इस कोर्ट में भी ना तो मेल के लिए, ना जेंट्स के लिए, ना लेडीज़ के लिए कोई बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई हैं लैबोरेटरी की। तो जब फंडामेंटली ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, तो क्या ऐसा कमेंट करना कि 3 साल में आप क्या खो देंगे, अगर आप पानी में नहीं उतरेंगे तो तैरना कैसे सीखेंगे, क्या ये सही है? मैं ये नहीं कहता कि आपके फादर या मैम के फादर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, दैट इज़ अ फैक्ट, दैट इज़ ओके, दैट्स फाइन। लेकिन ये जो लाइनेज वाला पूरा एक सिचुएशन है, ठीक, ये बहुत सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। दिस इज़ नॉट जस्ट वन केस, ठीक, ऐसे बहुत से केसेस हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमारी इंडियन जुडिशरी में भरे पड़े हैं, जो कि आपको ये बताते हैं कि कई बार भले राजा का बेटा राजा ना बने, लेकिन एक अफसर का बेटा अफसर ज़रूर बन सकता है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये आप कमेंट्स में मुझे लिख करके बताइएगा। लेकिन जैसे डिसएग्रीमेंट्स नागरत्ना मैम ने रखे, मैंने बस उनके डिसएग्रीमेंट्स पे कुछ मेरे जो पॉइंट्स थे उनको आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। ये कोई रैंट वीडियो नहीं है, ये कोई डिसरिस्पेक्टफुल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट का एक शास्त्रार्थ है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते एंड गुड नाइट।